तो दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। स्वागत करते हैं हमारे इस वीडियो में। जो भी हमारे चैनल पे प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो गाइस जिसको भी हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो कमेंट करके जरूर बताना कि आप सभी को हमारी वीडियोस कैसी लग रही है। तो काफ़ी समय बाद आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं इसके पार्ट नंबर 3 को लेकर, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सभी के सभी लोग इसका बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे। और जो हमारा 1000 लाइक्स का जो ऑलमोस्ट मान के चलो टारगेट सा था, वह इन्होंने हमारा कंप्लीट करा दिया आप लोगों ने। तो मेरी तरफ से आप सभी को दिल से शुक्रिया गाइस, जो आपने 1000 लाइक करवा दिए हमारी लास्ट वीडियो पर, इसके सेकंड पार्ट पर और फर्स्ट पार्ट पर भी। तो उसी किसी में आज हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए इसका पार्ट नंबर 3। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग पार्ट नंबर 3 में भी ऐसा ही धमाल मचाएंगे। तो मैं आप सभी का ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहूंगा, तो चलिए शुरू करते हैं सारे ना। तो लास्ट एपिसोड में आप सभी लोगों ने दिखा था कि जियान को पता चल जाता है कि कोई उसे मारने की कोशिश कर रहा है और उसके खाने में किसी ने जहर मिलाया है, और वो काफी तो गुस्से में होता है अपना एटीट्यूड लेने के बाद, और वापस उस जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर वह सामान देने के लिए आया करता था खाने वाला। और वहाँ पर चुपके से देखता है जो ओल्ड हाउ होता है उसे किसी ने वहाँ पर एक खंबे से बांध कर रखा हुआ है। और जियान उसके पास जाता है और मन में सोचते कहने लगता है कि किस्मत वाली बात है कि जो किलर है वह इस बंदे को नहीं मारना चाहता था। चलो सबसे पहले मैं इसकी जान बचाता हूँ, और बाद में जो हम मुझे मारना चाहता था उसकी इंफॉर्मेशन इससे मैं हासिल कर ही लूंगा। और वे ओल्ड के पास जाते हैं, उससे कहने लगता है मैं तुम्हें यहाँ पर बचाने के लिए आया हूँ। आखिरकार तुम्हारे साथ ये सब किसने किया है। जैसे ही ओल्ड के मुंह से वो कागज निकालता है, कपड़ा निकालता है, तो वो ओल्ड चिल्लाते हुए कहने लगता है मुझे इसके बारे में नहीं पता यंग मास्टर, लेकिन पीछे देखिए सावधान। और हमें पीछे से दिखाया जाता है कि जो असैसिन होता है वो दियान पर अटैक करने लगता है, लेकिन दियान को पहले ही पता चल जाता है और वो अलर्ट हो जाता है और वह अपनी स्वॉर्ड निकालकर उस असैसिन से फाइट करने लगता है, और दोनों की स्वॉर्ड आपस में टकराती हैं। तो जो असैसिन वो भी हार नहीं मानने वाला, और वो भी जियान को मारने की कोशिश करता है, लेकिन जियान अपनी फुल फोर्स से पीछे की तरफ ढकेल देता है और उससे कहने लगता है क्या तुम वही बंदे हो जिसने मुझे जहर देने की कोशिश की थी। और तभी जो असैसिन होता है वो अपने चेहरे से अपना मास्क हटाता है और उसका कोई भी जवाब नहीं देता। और तभी हमें इस असैसिन का नाम बताया जाता है। इस असैसिन का नाम तैन जिनिंग होता है, तो हम इसे टैंग ही कहेंगे, ठीक है। जो टैंक होता है वो जियान पर अटैक करने लगता है, लेकिन जो ओल्ड हा होता है वो ये देखकर डर जाता है और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगता है यंग मास्टर देख के सावधान। लेकिन तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उस टांग को वहीं पर रोक लेता है। उससे कहता है जरा 1 मिनट रुको। और जियान सबसे पहले तो उस ओल्ड हा को उस जगह से हराता है और उससे कहने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर नहीं खड़े रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से दूर चले जाना चाहिए। और तभी वो वापस से अपने पोज में आता है और उससे कहने लगता है अब ठीक है, अब हमारा इलाका जो साफ हो चुका है, अब हम यहाँ पर फाइट कर सकते हैं और अब मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। और टांग भी अपने वेपन्स निकालता है उस पर अटैक करने के लिए, और काफी तो सरप्राइज भी होता है कि इसको फाइटिंग करना भी आती है बंदे को, और तुम जैसे नरम दिल वाले बंदे जीत नहीं सकते हम जैसी फाइटों में। और वो अपने कई सारे नाइफ्स को उस तरफ फेंक देता है, लेकिन जियान भी इतना कमजोर नहीं होता है, वह भी उसके सभी के सभी नाइफ्स को अपनी स्वॉर्ड से हटा देता है और फुल स्पीड में उसकी तरफ बढ़ने लगता है। और जब उसकी तरफ बढ़ता है तो अपनी पावरफुल एनर्जी की स्वॉर्ड का इस्तेमाल करता है, लेकिन जो टांग होता है वो उस स्वॉर्ड को डॉज कर देता है और वो वापस से जो स्मॉल नाइफ्स होती हैं उसकी तरफ फेंकता है, वो भी अपनी एनर्जी मिलाकर। लेकिन जो जिया होता है वो भी बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज होता है उसके मुकाबले में, क्योंकि बचपन से लेकर आज तक इसने सिर्फ भागना ही सीखा और बचना सीखा है। और उसे पूछने लगता है आखिरकार इतने ज़्यादा हिडन वेपन्स तुम्हारे कमरों में छुपे कहाँ हैं, तुम्हारे शरीर में इतनी जगह रखने की आई कहाँ से। लेकिन भाई टांग तो मानने नहीं वाला, वो लगातार स्वॉर्ड पर मतलब नाइफ पर नाइफ फेंके जा रहा है। और जियान कुछ भी समझ में नहीं आ रहा हो कि आखिरकार चल क्या रहा है और क्या लगता है आखिरकार ये कैसे पॉसिबल है, तुम्हारी बॉडी के अंदर इतने ज्यादा नाइफ आ कहाँ से रहे हैं, ये बात तो हमें ही पता है। और जब ये दोनों के दोनों फाइट करने में लगे हुए हैं तो हमें दिखाया था कोई उनकी फाइट्स को देखने में लगा हुआ है, ये और कहीं नहीं है बल्कि में वूजी होता है। और वो ये देख रहा होता है कि ये दोनों के दोनों किस तरीके से फाइट करने में लगे हुए हैं इस वक्त। और यहाँ पर दोनों की घमासान युद्ध चल रहा होता है और कोई भी हार मानने के लिए तैयार नहीं है। असैसिन उन्हें मारना चाहता है, लेकिन जिया अपनी जान बचाने के लिए उसे लड़ना चाहता है। और जब आपस में दोनों की स्वॉर्ड टकराती हैं तभी लास्ट मूवमेंट आता है, यहाँ पर एकदम से सन्नाटा छा जाता है। लेकिन दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि दोनों को काफी ज्यादा चोट लग गई होती है, और जिस जगह पर चोट लगी हुई होती है जिया आगे वो क्या लगता है तो अच्छा तुमने अपने उस नाइफ में उस डैगर में जहर मिलाकर रखा था। तभी वे तांग भी उससे कहने लगता है तुम हार चुके हो मुझसे, मैंने तो इस बात की बिल्कुल भी उम्मीद नहीं की थी कि तुम इतने ज़्यादा छोटे होगे और इतने ज़्यादा यंग होगे। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा बुरी बात है कि तुम मुझसे इस तरीके से हार गए, वो भी स्ट्रेंथ के मुकाबले में। जो जहर मैंने खाने में मिलाया था वो बस यह काम करता है कि वो लोगों को पैरालाइज कर देता है और वह बंदे लोग फाइट नहीं कर सकते, लेकिन जो जहर मेरे नाइफ में अभी डैगर में लगा हुआ है वह तुम्हें मार सकता है। तभी जियान उससे कहने लगता है ये बिल्कुल अनफेयर है, ये बिल्कुल भी ठीक फाइट नहीं की है। तभी असैसिन उससे कहने लगता है मैं एक असैसिन हूँ आफ्टर ऑल, तो हमारी फाइट के बीच में ये सब तो चलता है। लेकिन जैसे ये बात जियान सुनता है तो वह जोरों जोरों से हंसने लगता है। तो असैसिन उससे कहने लगता है आखिरकार इसमें हंसने जैसी कौन सी बात है। और हंसते हंसते जियान उससे कहने लगता है कि तुमने इस बात के बारे में नहीं सुना है कि जो विलन्स होते हैं जो ज्यादा बकवास करते हैं ना वे जल्दी मारे जाते हैं। तभी अचानक से हमें उस असैसिन टैंक को दिखाया जाता है, उसके नाक से खून निकलना चालू हो जाता है और उसकी नाइफ और उसकी बॉडी कमजोर हो जाती है, जिसके कारण उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है अगर क्या चलने में लगा हुआ है। और वो कहने लगता है क्या इसका मतलब ये हुआ कि तुमने भी अपने डैगर में जहर मिलाया हुआ था। और जिया हंसते हुए उससे कहने लगता है मैंने तो तुम्हें सिर्फ पॉइजन किया है,
और मुझे पॉइजन की आदत तो बचपन से ही लग चुकी थी और ऑर्डिनरी तुम जैसे जो पॉइजन है वो तो मुझ पर बिल्कुल भी काम नहीं करने वाले। ये सुनने के बाद टांग भी करने से सरप्राइज हो जाता है क्योंकि जो जवान होता है वो अपनी स्वॉर्ड उसकी गर्दन पर रख देता है और उससे पूछने लगता है अब जल्दी से मुझे बताओ आखिरकार किसके कहने पर तुमने मुझे जहर देने की कोशिश की थी और मुझे क्यों मारना चाहते हो तुम। और तो और मेरे वेजिटेबल्स में जो मेरे घर पर खाने के लिए आती हैं उनमें तुमने जहर क्यों मिलाया था और तुमने इतना पॉइजन नहीं मिलाया कि जो भी उसको खाए वह सभी के सभी लोग मारे जाए इंटेंशनली। तभी असासिन टांग उससे कह लगता है जिस बंदे को मैं मारना चाहता हूँ जो मेरा टारगेट है वह सिर्फ तुम हो। मुझे इनोसेंट लोगों को मारने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ना ही मैं उन्हें मारना चाहता हूँ। तभी जियान उससे कह लगता है तुम एक असासिन हो, आखिरकार तुम इतने ज्यादा दयालु कैसे हो सकती मुझसे भी ज्यादा। तो अब मुझे तुम ये बताओगे आखिरकार तुम्हें किसने भेजा है मुझे मारने के लिए। और तभी वे असासिन खड़ा होता है और उससे कह लगता है टांग कि जो हमारे सीक्रेट ऑर्डर इंस्पेक्शन का जो भी गद्दार होता है हम उसे मार देते हैं। यह बात सुनने के बाद जियान को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये किस बारे में बात करने में लगा हुआ है और क्या लगता है मैं और वो भी एक गद्दार। और तभी टांग उससे क्या लगता है एक बार मैं मर जाऊं तो और भी जो लोग हैं वे तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर जरूर आएंगे, तो इस बात को ध्यान में रखना। और जो इमोर्टल डा लू है वो तुम्हें बचाने में बिल्कुल भी कामयाब नहीं रहने वाला उस बंदे को जिस बंदे को इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट मारना चाहता है। और तो और तुम इस वक्त जिंदा हो लेकिन हमारी आंखों में तुम ऑलरेडी मारे जा चुके हो और तुम्हारी बॉडी पड़ी हुई है यहाँ पर बस। और तभी हमें दिखाया जाता है कि जियान होता है वो एक बैज निकालता है जो कि उसके पॉइजन मास्टर के द्वारा दिया गया है। इसको देखने के बाद वे टांग भी करने से सरप्राइज हो जाता है। तभी जियान उसको बैज को दिखाते हैं उससे कहने लगता है जैसा कि तुम्हें पता ही होगा कि ये बैज किसका है, थर्ड डिवीजन का इंस्टीट्यूट का इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट का जो थर्ड डिवीजन का लीडर है वह मेरे मास्टर है मेरे टीचर है। ये बात देखने के बाद जो टैंग होता है वो कभी सरप्राइज होता है और उससे कहने लगता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, जो हमारे सर जी है वह तुम्हारे टीचर है। और जो जियान होता है वो उसे एक्सप्लेन करता है अपनी स्टोरी के बारे में और कहने लगता है कि मैं इस समय पर 16 ईयर का हुआ हूँ, मतलब 16 साल का हुआ हूँ और जो मेरी मॉम थी उसी वक्त मारी गई थी जब मेरा जन्म हुआ था और जबकि मैं तुम्हारे लॉर्ड का इलेजिमेट चाइल्ड हूँ तो मेरे जो फादर है वो मुझसे कभी भी नहीं मिले और मैंने कभी भी डॉन जियो को नहीं छोड़ा है। और तुम्हें इस बात में भरोसा लगता है कि मैं जैसे एक बंदा अपनी इस पोजीशन में होते हुए भी तुम्हारे इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट को धोखा दे सकता है और गद्दार निकल सकता है। और ये बात सुनने के बाद टांग को बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा था कि आखिर सब चल क्या रहा है उनके साथ और कहता है कि इस बात में कोई भी सेंस नहीं बनता। और तभी जियान उससे कहने लगता है तुम मैंने बिल्कुल सही कहा, इसका मतलब यही नहीं हुआ कि जो भी तुम कुछ करने में लगे हुए वह इलीगल है और वो गलत काम है। और तभी टांग को समझ में आता है कि यहाँ पर किसी के द्वारा की गई साजिश है ये और हमें इस्तेमाल किया जा रहा है उनका गंदा काम करने के लिए। और कहता अब समझ में आया मुझे और तुम पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए किसी ने झूठे सबूत हमारे सामने पेश किए हैं ताकि वह तुम पर इल्जाम लगा सके इस बात का और तुम्हें सजा दे सके बेमतलब के। और जब जियान को पता चल जाता है कि ये सब तो बकवास थी और कुछ नहीं है और वह उसकी स्वॉर्ड को वहीं पर छोड़कर वहां से जाए लगता है। तभी टांग उससे पूछ लगता है क्या तुम्हें मुझे मारना नहीं चाहोगे। तभी जियान उससे कहने लगता है जबकि हमारी जो गलतफहमी हमारे दोनों के बीच की वह सॉल्व हो चुकी है तो आखिरकार मैं तुम्हें क्यों मारूं। तभी टांग उससे कहने लगता है कि कोई ऐसा बंदा है जो कि तुम्हें फ्रेम करना चाहता था और मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया था, वह मिशन भी अब मेरा फेल हो चुका है और मैंने सारा का सारा प्लान को एक्सपोज भी कर दिया है। तो यहाँ पर एक नया असेसन आएगा तुम्हें मारने के लिए मेरी जगह पर और मुझे भी मार दिया जाएगा उन्हीं के द्वारा। तभी जियान उससे कह लगता है इससे मेरा कोई भी लेना देना नहीं है। और तभी जियान उससे पूछने लगता है और कह लगता है वैसे एक बात बताओ, मेरे पास तुम्हारे लिए एक और क्वेश्चन है। जैसा कि तुम जानते हो कि जो फेन मेंशन है उसका जो रूल्स है वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं, तो आखिरकार तुमने लाव हाव का जो न्यूफी है उसे उसका प्रिटेंड कैसे किया, तुमने लाव हाव का न्यूफी बनने की एक्टिंग कैसे की और वहां तक तुम घुसे कैसे और तुम हमारे घर के अंदर घुसी तो घुसे कैसे, परमिशन कहाँ से मिली तुम्हें, आखिरकार तुम्हारा साथ किसने दिया। ये बात सुनने के बाद जो असिस्टेंट टांग होता है वो उसके पसीने छूट जाते हैं और उसे बताता है कि वह बंदा कौन था जो उसकी मदद कर रहा था और बताता है कि वह बंदा और कोई नहीं बल्कि मैं तुम्हारा बटलर फेयर मेंशन का था। और जैसे ही जियान को ये पता चलता है कि ये बटलर ही था जो गद्दारी करने में लगा हुआ था तभी उसे बांध लिया जाता है। यहाँ पर नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि वह बटलर भी जान की भीख मांगने में लगा हुआ है और उससे कहने लगता है या इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट के जो लोग थे वह फेंग जिया को मारना चाहते थे और मैं अपनी फैमिली में किसी को भी चोट नहीं पहुंचाना चाहता था। और वो पता चल जाता है कि उस ग्रांडमा को भी पता चल चुका है कि यही वे गद्दार था और वो उस मैडम से भीख मांगा होता है कि मैंने सब कुछ इस फैन फैमिली के लिए किया था। ये बात सुनने के बाद वो जो ग्रांडमा होती है वो काफी तो गुस्से में होती है और उससे कह लगती है तुम कह रहे हो कि तुम मेरी फैमिली के ये सब करने लगे थे। और तभी बटलर उससे कह लगता है कि मुझे इस घर में फेन जियान पर नजर रखने के लिए भेजा गया था सेकंड वाइफ के ऑर्डर पर, और जब भी ये फेंग जिया है वो कैपिटल में आएगा तो उसे फैमिली प्रॉपर्टी के लिए फाइट जरूर करनी पड़ेगी। तो जो सेकंड वाइफ थी वह चाहती थी और वह बात जानती थी कि जब भी ये कैपिटल में हमारे फैन हाउस होल्ड में मतलब फैन हाउस के घर में पहुंचेगा तो वहाँ की शांति को ये डिस्टर्ब कर देगा और इस शांति को बनाए रखने के लिए यहाँ पर मुझे इसे भेजा गया था ताकि इसे कैपिटल में ना भेजा जाए और कैपिटल से इसे पूरी जिंदगी भर के लिए दूर रखा जाएगा। तभी ग्रांडमा खड़ी होती है और उससे कह लगती है ये बात तो मैं समझ सकती हूँ कि फैमिली की शांति को बनाए रखने के लिए हमारे जो रूल्स हैं वो काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट है और किसी को इतने ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड मतलब नरम दिल का नहीं होना चाहिए। ये बात सुनने के बाद जो फैन जियान होता है वो उससे कहने लगता है ग्रांडमा आप भी इसकी बात से एग्री हो क्या। और तभी ग्रांडमा उससे कहने लगती है ए फैन जिया जब से तुम ग्रो होना चालू हो चुकी हो और जब भी तुम बड़े हो जाओ तो तुम्हें
और भी ज्यादा खतरनाक बनना पड़ेगा, रूथलेस बनना पड़ेगा और जल्दी से आओ यहाँ पर। और तभी उसके जो सेवक होते हैं वहाँ पर पहुंच जाते हैं। लेकिन बटलर ये बात सुनने के बाद हंसने लगता है, लेकिन ये पता नहीं है कि आखिरकार इसके साथ होने क्या वाला है। और फैंसिया ये बात सुनने के बाद उससे कहने लगता है, ग्रैंडमा आप सीरियसली ऐसा नहीं कर सकती, आप इसको आजाद नहीं कर सकती ऐसी कर। और जो बटलर होता है वो हंसने लगता है और उससे कहने लगता है, ग्रैंडमा आई मीन मैडम, आप तो वाकई में बहुत ज्यादा वाइस है, आपने बहुत ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी अचानक से हमें दिखाया जाता है कि वो तो खुश हो रहा होता है, लेकिन एक पल में उसकी सारी की सारी खुशी चली जाती है, क्योंकि ग्रैंडमा अपना लट्टू उसके ऊपर रखती है कंधे पर और अपने साथियों से, अपने चमचों से कहने लगती है कि इसकी टांगें तोड़कर मछलियों को चारा के तौर पर इसे फेंक दो, और इस तरीके से फेंकना कि जी कभी भी नदी के किनारे पर ना आ पाए और इसकी लाइफ कभी भी बच ना पाए, पूरी जिंदगी पर उसी नदी में गुजारेगा ये। अब ये बात सुनने के बाद बटलर भी कहीं शौक हो जाता है और चिल्लाते हुए कहने लगता है, नहीं नहीं मैडम, ऐसा आप नहीं कर सकती, मैंने आपके लिए सब कुछ किया है, अपनी फैमिली के लिए ऐसा किया है ऑलरेडी, जरा इंतजार तो कीजिए, जरा 1 मिनट रुकिए, मेरी बात तो सुनिए। क्या तुम हमेशा से फैंसिया से नफरत नहीं कर सकती थी? तो आखिरकार इसका मतलब ये हुआ कि तुम हमेशा प्रिटेंड किया करती थी, एक्टिंग करने में लगी हुई थी। और तभी जियान होता है वो अपनी ग्रैंडमा को इस तरफ से देखने लगता है, तभी उसकी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है, अब क्या हुआ तुम्हें? और तभी फैंसिया अपनी ग्रैंडमा से कहने लगता है। इस सीन को देखकर तो ऐसा लगता है कि जो फैन फैमिली की सेकंड लेडी, उन्होंने मुझे डॉन जियो तक एक प्रेजेंट भेजा हुआ है और मैं इस प्रेजेंट की जो काइंडनेस है इसको हमेशा याद रखूंगा। और तभी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है कि तुम्हारे फादर को मैं एक लेटर भेज दूंगी और इस मैटर को केयरफुली इन्वेस्टिगेट करने के लिए किसको बोल दूंगी। ये बात सुनने के बाद फैंसिया उससे कहने लगता है, हे ग्रैंडमा, इस बार का जो काम है मैं इस बात को खुद में इन्वेस्टिगेट करना चाहता हूँ और अपनी परेशानी को खुद ही सॉल्व करना चाहता हूँ और इस बात के लिए मैं आपकी परमिशन चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद ग्रैंडमा उससे कहने लगती है, अच्छा तो तुम कैपिटल जाना चाहते हो? क्या तुम मुझसे इस बार पहले एग्री नहीं हुए थे? तुम कभी भी कैपिटल नहीं जाओगे और हमेशा हमेशा डांजुआ में रहोगे और तुम्हारी फादर की तरफ से मैं ही होंगी जो तुम्हारे सारे के सारे डिसीजन लूंगी। और तभी फैंसिया उससे कहने लगता है, ग्रैंडमा, जैसे कि आप जानती हो कि अब मैं बड़ा हो चुका हूँ और मुझे इस दुनिया को एक्सप्लोर करने की भी जरूरत है। अब जबकि उन्होंने मुझे मारने के लिए एक असिस्टेंट को यहाँ पर भेज दिया है, तो वे दूसरे असिस्टेंट को भेजने में हिचकिचाएंगे नहीं। तो ये मेरे लिए ज्यादा बेटर होगा कि अगर मैं उनसे फेस टू फेस जाकर मुकाबला करूँ। तभी ग्रैंडमा उससे पूछती है, क्या तुम सच में इतनी ज्यादा डिटरमाइंड हो गया हो क्या? तभी फैंसिया उससे कहने लगता है, यस ग्रैंडमा, और जब मैं वहाँ का सारा काम एक बार सेटल कर लूँ तो मैं आपसे मिलने के लिए जरूर आऊंगा। तभी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है, यहाँ पर कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिन्हें सॉल्व करना ज्यादा जरूरी होता है आखिरकार, तो अब तुम मुझे बताओगे कर तुम कब जाना चाहोगे? तभी जिया उससे कहने लगता है कि मैं कल की फ्लाइट से जाऊंगा। है प्लान बना था, है नहीं, मजाक कर रहा था। तभी ग्रैंडमा उससे कहने लगती है, अच्छा ऐसी बात है तो मैं तुम्हें वहाँ पर कल देखने के लिए नहीं आऊंगी, आई मीन अलविदा कहने के लिए नहीं आऊंगी, वैसे भी मैं काफी ज्यादा बूढ़ी हो चुकी हूँ फेयरवेल कहने के लिए। और तभी हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है, आई मीन नेक्स्ट डे के थोड़ा समय के पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर जो असिस्टेंट होता है और जिया होता है वो एक नदी के मतलब एक झील के पास बैठकर आराम से बातें करने में लगे हुए होते हैं। तभी असिस्टेंट उससे पूछने लगता है, फैंसिया, मैं तुमसे एक फेवर मांगना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद फैंसिया उससे कहने लगता है, क्या? और वो असिस्टेंट तांग उससे कहने लगता है कि तुम मुझे यहीं पर मार दो। ये बात सुनने के बाद फैंसिया एकदम अचानक से खड़े होती है, उससे कहने लगता है कि तेरा दिमाग खराब हो चुका है, तुम चाहते हो कि मैं तुझे मार दूं? मैं कि तुम्हें क्यों मारूं? अच्छा, तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने में तुम्हारी मदद करूं, क्योंकि तुम ये बात जानते हो कि तुम अपने मिशन में फेल हो चुके हो, तो इसका मतलब ये हुआ कि तुमने प्रोसिक्यूटर का जो ऑफिस है उसको धोखा दे दिया और तुम उसके गद्दार बन चुकी हो। ये बात सुनने के बाद तांग उससे कहने लगता है, ये कोई गद्दारी नहीं होगी, बल्कि मैं तुमसे इसलिए मदद मांग रहा हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ ऐसे काम है जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है अटेंड करने के लिए, और वो काम सबसे पहले निपटाने। तभी जियान उससे कहने लगता है, अगर मैं तुम्हारी आइडेंटिटी छुपाने में मदद करता हूँ तो आखिरकार मुझे इससे क्या फायदा होगा? और तभी जो तांग होता है वो एकदम से डरावना चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है और उससे जियांग से पूछने लगता है, क्या तुम ये बात जानना चाहते हो कि तुम्हारी फैमिली की जो सेकंड लेडी आखिरकार इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट को किस तरीके से उसने मिसलीड किया है और किस तरीके से उसने इंस्पेक्शन इंस्टीट्यूट का इस्तेमाल किया था? ये बात सुनने के बाद जियान उससे कहने लगता है, अच्छा बताओ बताओ, अपने कान उसकी तरफ बोलता है। और तभी असिस्टेंट उससे कहने लगता है, ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर होगा कि जो बंदा पहले से ही मारा गया है अगर वो इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करता है तो किसी को भी इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं लगेगी। ये बात सुनने के बाद जियान भी उसकी बात से एग्री होता है और उससे कहने लगता है, ये आइडिया इतना ज्यादा बुरा भी नहीं था, अच्छा ठीक है, चलो हमारी पार्टनरशिप के लिए मुबारकबाद हो। और इस तरीके से हमें उनकी वार्तालाप वहीं पर खत्म हो जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जियान और अंकल वुजी होते हैं, वो उसकी शॉप में बैठे हुए होते हैं। तभी जो जियांग होता है वो उसे पूछने लगता है कि मैं कैपिटल जाने वाला हूँ। तभी अंकल वुजी उससे कहने लगता है, अच्छा ठीक है। और तभी जियान अंकल वुजी से पूछने लगता है कि तुम हमेशा बचपन से लेकर आज तक मुझे यहाँ पर गार्ड करने में लगे हुए हो, क्या तुम्हारे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जो तुम अपने मन से कुछ करना चाहते हो, या फिर कुछ ऐसे लोग जिन्हें तुम पसंद करते हो, या फिर तुम्हारी लाइफ में कोई और प्लान हो? तभी अंकल वुजी उससे कहने लगता है कि तुम मुझे और नहीं चाहते हो क्या, और मेरी जरूरत नहीं है तुम्हें? ये बात सुनने के बाद वो शौक हो जाता है। जियान उससे कहने लगता है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है, मुझे सच में तुम्हारी जरूरत है और मुझे हमेशा तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। आखिरकार तुम पूरी वर्ल्ड में मेरी फैमिली में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पर्सन तुम ही जो हो। तभी जो वुजू होता है वो उससे पूछ लगता है, आखिरकार तुम्हारे क्वेश्चन का कहने का मतलब क्या था फिर? और तभी जियान उससे कहने लगता है, अंकल मैं कल कैपिटल में जा रहा हूँ और मैं उस बंदे का पता लगाना चाहता हूँ जो मुझे मारना चाहता है।
और उस बंदे का ही पता लगाऊंगा जिसने मेरी मदर को मारा है। और मैं अपनी लाइफ को सबसे ज्यादा अच्छी तरीके से जीना चाहता हूँ, क्योंकि हमेशा से यही चीज जो मैं चाहता था। और अंकल, आपने लास्ट टाइम कहा था, जब मैंने इसी क्वेश्चन के बारे में पूछे तो लास्ट टाइम आपने कहा था कि अगर मैं कैपिटल में जाता हूँ तो आप भी मेरे साथ चलोगे। पर मैं आपसे, लेकिन मैं हमेशा ये चाहता था कि आप जो चीज़ आप दिल से चाहते थे आप वह काम करें। पूरी की पूरी लाइफ में आप सबसे ज़्यादा चीज़ किस में चाहते हो और किस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, और आप अपने लिए अपनी ज़िंदगी को जियो, मैं ये चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद बूजी कुछ भी समझ में नहीं आता और वो उसको कोई भी जवाब नहीं देता। तभी जियान उसकी कहकर वहां से चला जाता है और उसे क्या लगता है, अंकल मैं चलता हूँ। और बूजी बस इसके बारे में सोचने में लगा है और सोचते हुए क्या लगता है, क्या कुछ ऐसी चीज जो मैं करना चाहता हूँ और अपने लिए अपनी लाइफ को जीऊँ। और तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अपने कपड़े वपड़े पैक कर तैयारी करने में लगा हुआ था। तभी अपने कपड़े पैक कर रहा था, तभी अंकल बूजी वहाँ पर आते हैं, उससे कह सकते हैं मैंने एक ऐसी चीज का पता लगा लिया है जो मैं हमेशा से करना चाहता था। ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो बोलने लगता है, क्या तुमने इतनी जल्दी पता लगा लिया। तभी जो अंकल बूजी होते हैं एक बॉक्स की तरफ लेकर आते हैं और मुझे दे देते हैं और उससे क्या लगता है कि ये जो बॉक्स है वो तुम्हारी मदर के तरह छुड़ा गया था। मैं इसे ओपन तो करना चाहता था और जो भी तुमने अभी मुझसे कहा था आफ्टरनून में, वह सब कुछ मेरी लेडी के द्वारा मुझसे कहा गया था एक समय पर, और वह भी यही चाहती थी कि मैं कुछ ऐसी चीज का पता लगाऊं जो मैं खुद से करना चाहता हूँ। ये बात जब उस बॉक्स को जियान देखता तो क्या लगता है, ये बॉक्स मेरी मदर के द्वारा छुड़ा गया था तो आखिरकार मैं इसे ओपन कैसे करूं। तभी वो मुझे बताया लगता है अंकल वो जो कि एक चाबी के द्वारा इसको खोला जा सकता है, और वो चाबी मांगने लगता है, लेकिन अंकल कहने लगता है कि मेरे पास वह भी नहीं है। और तभी जियान उससे कहने लगता है, अंकल क्या तुम अपनी स्वॉर्ड से इस बॉक्स के 2 टुकड़े नहीं कर सकते। ये बात सुनने के बाद जो अंकल वूजी होते हैं वो इसको दिखाते हैं कि उस स्वॉर्ड से वो उसको काट सकते हैं या नहीं काट सकते, और फुल फोर्स से उस बॉक्स पर अटैक करते हैं। और जैसे ही फुल फोर्स से उस बॉक्स पर अटैक किया जाता है तो वहां पर उस बॉक्स पर एक खरोच भी नहीं आई होती है, लेकिन उसके आसपास की जो टेबल होती है वो पूरी तरीके से टूट जाती है। ये देखने के बाद जिया भी कभी सरप्राइज होता है और उससे क्या लगता है, क्या ये बॉक्स तो अनब्रेकेबल है। आखिरकार ये बॉक्स मेरी मॉम को मिला तो मिला कहाँ से। और उससे पूछने लगता है आखिरकार इसको खोलने की चाबी कहाँ मिलेगी। अंकल मुझे से बताने लगते हैं कि इसको खोलने की चाबी तुम्हें कैपिटल में मिलेगी, और इस चाबी को ढूंढने में मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तुम्हारे को फॉलो करूंगा, तुम्हारे साथ चलूंगा। तभी जियान उससे क्या लगता है, अगर अच्छी बात है तो अंकल हम चलते हैं साथ में। अंकल वहां से चले जाते हैं और उससे क्या लगता है, मैं तुमसे पहले जाता और तुमसे मैं कैपिटल में मिलूंगा जाकर। तभी जियान उससे क्या लगता है, अच्छा इस बॉक्स के बारे में क्या, इसको कौन लेकर जाएगा। अंकल उससे कह लगते हैं कि मैं ये बॉक्स तुम पर छोड़ता हूँ आपसे, और वो उस बॉक्स को घूरना चालू कर देता है। और देखते देखते मन में सोचते क्या लगता है, आखिरकार इस बॉक्स की मिस्ट्री क्या है, इस बॉक्स के अंदर है क्या, और ये बॉक्स किस चीज से बना हुआ है, और इस चीज के अंदर ऐसी क्या चीज है जिसको इस तरीके से प्रोटेक्ट करने की जरूरत पड़ रही है। और तभी हमें लाल कपड़े पहने वाले हॉर्स वाली राइडिंग वाली आर्मी का सीन दिखाया जाता है, जो कि तैयार होते हैं उसको ले जाने के लिए बाहर। और जियान भी उस बॉक्स को लेकर वहां से जा रहा होता है और सिसी भी उसका पीछा कर रही है, और ग्रैंडमा बाहर से देखने में लगी हुई होती है। और जब ग्रैंडमा उसको इस तरीके से देख रही होती है तो वो कह रही होती है कि इस बच्चे के दिमाग में काफी सीधे चलने में लगी हुई है, अब इसे यहाँ से जाना होगा। और जब जियान को हमें दिखाया जाता है वो ग्रैंडमा के पास आता है, जैसे ग्रैंडमा उसकी आवाज सुनती है तो वो कुछ शौक हो जाती है और वो कहने लगती है, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाते हुए नहीं देखना चाहूंगी। और तभी जो जियान होता है वो अपनी ग्रैंडमा के माथे पर चूमता है, जिसको देखकर उसकी ग्रैंडमा भी कभी शौक हो जाती है और उससे पूछने लगती है, अगर तुम ये सब क्या कर रहे हो। और तभी जियान उससे क्या लगता है, आप अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ मैं जल्दी आपको पिकअप करने के लिए यहाँ पर जरूर आऊंगा, जब मेरा सारा का सारा मैटर वहाँ पर सॉल्व हो जाएगा उसके बाद। और वो उसको प्रणाम करता है और वो भी दंडवत प्रणाम करता है, और इस तरीके से देखने के बाद उसकी ग्रैंडमा भी कभी इमोशनल हो जाती है, और हमारे व्यूअर्स और हम तो कभी इमोशनल हो गए इस बात को देखकर। भाई हम तो हो गए, अपना आप बताओ कमेंट करके। और ये देखकर उसके आंसू निकल पड़ते हैं और कभी तो खुश भी हो रही होती है, और उसको आज्ञा मिल जाती है वहां से जाने के लिए। और जो जियान होता है वो वापस से वहां पर चला जाता है कि जिस जगह पर बैठकर जा रहा होता है उस गड्डी में, अपनी 4 व्हीलर में जा रहा है ना। तो कैपिटल में जल्दी ही आ रहा हूँ, यहाँ से स्टार्ट होगी हमारे जियान की एक नई कहानी। तो जियान की कैपिटल की जर्नी अब स्टार्ट होती है। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जो जियान होता है उसको लेने के लिए आर्मी बाहर खड़ी हुई होती है, और वो उसमें चला जाता है उसके साथ ही, और सीसी भी उसका पीछा करने लगती है और चिल्लाते हुए जब जियान के पास जाती है और जियान से भी चिल्लाते हुए भागते हुए कह रही होती है, मास्टर तुम अपने साथ मुझे भी क्यों नहीं ले चलते हो, और तुम्हें हमेशा अपना ख्याल रखना होगा। लेकिन उसने उसे मना कर दिया था वहां आने से, आपको पता ही होगा। और जो कितनी ज्यादा क्यूट लग रही होती है इस समय पर देख कर, तो कतई 1 लाख तो बनता है इस बात पर, और उसके आंसू भी निकल के आ रहे होते हैं। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि उसे बाय बाय करते हुए जा रहा है, और तभी वह असासिन उससे कहने लगता है कि आखिरकार तुम अपनी इस लिटिल मेट को साथ में क्यों नहीं ले चलते। तभी जियान उसको समझाता है कि ऐसा क्यों नहीं करना चाहता, और बताता है कि मुझे कैपिटल के बारे में अभी कोई भी नॉलेज नहीं है, और अगर मैं उसे साथ में ले गया तो वह भी मेरे साथ में डेंजर में पड़ जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं होने देना चाहता। और जब सही समय आएगा तब मैं उसे भी अपने साथ बुला लूंगा। और उस बॉक्स को दिखाया जाता है कि उसको कैसे खोला जाए। तभी नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कुछ दूर चलने के बाद जियान की जो आर्मी होती है उस कुछ दूर चढ़ने के बाद कुछ आराम करती है एक सुनसान जगह पर, वहां पर खाना वाना बनाते हैं। और तभी जो असासिन तांग होता है वो जियान के पीछे पीछे लगा होता है। तभी जियान उससे क्या लगता है, अगर तुम मेरा इस तरीके से पीछे क्यों करने में लगी हुई हो, क्या तुम मेरे लिए खाना परसना चाहते हो मुझे, और मेरी सर्वेंट की तरह काम करना चाहते हो, एक्टिंग करना चाहते हो क्या। और तभी जियान होता है वो उसको पीता है, कुछ खाने के लिए होता है जो भी उसको पीता है आराम से चिल मार कर बैठ कर, और उसे पूछने लगता है, वैसे एक बात बताओ,
क्या तुम्हें इस बारे में पता है कि जो मेरे फादर है वो मुझे कैपिटल में क्यों बुला रहे हैं इस वक्त पर, वो भी। और तभी वह अचानक से बताने लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम यंग मास्टर के फ्यूचर के लिए उसे बुलाया जा रहा है वहाँ पर। तभी जियान उससे पूछने लगता है हम यहाँ पर सिर्फ दोनों ही मौजूद हैं, तो आखिरकार तुम मुझसे चीजें क्यों छुपा रहे हो, तुम मुझे बता सकते हो। तभी जो तांग होता है वो उससे लगता है हमारे जो यंग मास्टर है वो वाकई में बहुत ज्यादा बुरे हैं जोक मारने में। ये बात सुनने के बाद जियान कतीब बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एकदम डरावना चेहरा बनाते हुए उससे कहने लगता है क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मैं तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हूँ यहाँ पर। और ये इतना ज्यादा डरावना चेहरा देखने के बाद तांग भी कहते डर जाता है और सरप्राइज हो जाता है और उसके पसीने छूट जाते हैं। और खासते उससे कहने लगता है कि जैसा कि जितना ज्यादा मुझे पता हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर यंग मास्टर को उसकी अरेंज मैरिज के लिए बुलाया जा रहा है ताकि तुम्हारी शादी कर दी जाए। ये बात सुनने के बाद जियान भी कभी शौक हो जाता है और कहने लगता है क्या मेरी शादी के लिए मुझे बुलाया जा रहा है, अभी तो मैं भाई 16 साल का हूँ भाई, उनके यहाँ 16 साल ही होती है मैक्स। खैर जो भी हो, तभी जो असासन होता है वो उससे क्या लगता है मेरी बात मानो या ना मानो, जो हमारी चारों के चारों डिवीजन है वे प्रिपरेट होती है, वो इस बात के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है स्पाइंग करने के लिए और इंस्पेक्शन करने के लिए। और जो 6th डिवीजन है वो रेस्पॉन्सिबल होती है असासन के लिए। और हमारी जो आंखें हैं वो चारों तरफ है और जो हमें जो न्यूज़ मिली है वह गलत नहीं हो सकती किसी प्रकार से। और जो हमारी जो टीम है वह अपने काम को इतनी सावधानी पूर्वक करती है और अपने काम की जो न्यूज़ है कभी भी लीक नहीं होने देती। अगर 6th ऑफिस के जो टीम मेंबर्स हैं उन्होंने हमारे साथ कुछ भी करने की कोशिश की या फिर तुमने उनके साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो तुम यहाँ पर आज जिंदा नहीं होते। और तभी जो जियान होता है वन में सोचते क्या लगता है इसकी बातें सुनने के बाद भले ही वो 6th डिवीजन 6th ऑफिस वाले हैं उन्होंने भी मुझे मारने की कोशिश क्यों ना की होती, वह भी उस वक्त फेल हो जाते, तो तुम्हें उनकी इतनी तारीफ करने की जरूरत नहीं है। और तभी जियान उससे पूछने लगता है क्या तुम मुझे बता सकते हो क्या तुम्हें इसके बारे में पता हुआ है कि आखिरकार मेरी शादी किसके साथ होने वाली है। तो ये बताने लगता है कि जिस लड़की के साथ तुम्हारी शादी होने वाली है वह लिन रूओ की डॉटर है और वह लिन रूओफो कोई और नहीं है बल्कि मैं करंट की अभी की जो डायनेस्टी है उसका प्राइम मिनिस्टर है। ये बात सुनने के बाद जियानवी को तो शौक हो जाता है और इतना ज़्यादा शौक होता है कि उसे विश्वास नहीं होता और उससे क्या लगता है क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो कि जिसकी शादी मेरे साथ होने वाली है वो प्राइम मिनिस्टर की डॉटर है और वो भी एक इलेजिटिमेट चाइल्ड के साथ, ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। यहाँ पर कुछ ना कुछ तो डाउट है, यहाँ पर कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तभी वो असासन से बताने लगता है कि जैसा तुम जानते हो कि जो मिस लेन है उनकी जो फैमिली थी वो काफी ज्यादा अच्छी थी और पूरी की पूरी कैपिटल में उनकी जो रेपुटेशन थी वो काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इस समय पर ये काफी ज्यादा बुरी बात है कि उनकी जो हेल्थ है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है और काफी ज्यादा सीरियसली बीमार है आजकल, तो इसीलिए वे उनकी शादी जल्दबाजी में करना चाहते हैं। और तभी ये बात सुनने के बाद जियान की दिमाग की बत्ती जलती है और उससे कहता है अच्छा तो अब समझ में बात आई मेरे को, ये बात तो सेंस बनाती है। ये बात सुनने के बाद जो तांग होता है वो तुम्हें शौक होता है उससे कहता है आखिरकार तुम किस बात को लेकर इतने ज्यादा खुश होने में लगे हुए हो, तुम्हें ये बात तो पता ही होगी जिस लड़की से तुम्हारी शादी होने वाली है वह जल्दी मरने वाली है, तो आखिरकार तुम गुस्सा क्यों नहीं हो रहे हो। तभी जियान उससे कहता है आखिरकार इसमें गुस्सा होने वाली कौन सी बात है, और सीधे शब्दों में कहा जाए तो मुझे उस लड़की को लेकर सिंपैथी महसूस होने में लगी हुई है क्योंकि इसकी जो हेल्थ है बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो उसे फोर्स किया जा रहा है एक ऐसे लड़के से शादी करने के लिए जिससे वे कभी भी मिली ही नहीं है। लेकिन तांग होता है वो उसकी बातें सुनने में लगा होता है। जियान उसके इस तरह की एक्सप्रेशन देखता है उससे क्या लगता है तो आखिर तुम्हारी परेशानी क्या है, और तांग उससे कहने लगता है जैसा कि ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है, जैसा कि मुझे फील होता था तुम वाकई में डिफरेंट हो बाकी लोगों से। तभी जियान उसे पता लगता है पहली बात तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं कैपिटल में जा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो मैरिज मुझे दी गई है मैं उसे एक्सेप्ट कर लूंगा, और दूसरी बात ये है अगर मैं उस मैरिज को एक्सेप्ट करता तो अदर पार्टी जो भी होगी मेरी वाइफ होगी वह मेरी पसंद की होनी चाहिए, और तीसरी बात यह है कि वह लड़की भले ही बीमार हो मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचने वाला कि वह जो मैरिज मेरे साथ की गई मेरी शादी की जा रही है उस लड़के के साथ मैं उसको ह्यूमिलेशन नहीं समझने वाला अपनी। और चौथी बात यह है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता होगा कि मैं सिर्फ पॉइजन में ही अच्छा नहीं हूँ बल्कि मैं एक अच्छा डॉक्टर भी हूँ मैं। तभी जो तांग होता है इसके बात सुनने के बाद वहां से चला जाता है और उससे लगता है अच्छा तो तुम उसे हील करने की कोशिश कर सकते हो। मेरा मतलब कहने का यह है कि वहाँ के जो इम्पीरियल डॉक्टर्स हैं वह भी उसकी बीमारी को बिल्कुल भी ठीक नहीं कर पाए, तो चलो देखते हैं कि आखिरकार तुम उसे ठीक कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तभी जियांग उससे लगता है आखिरकार तुम मुझसे इस तरीके से बातें क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें एक अच्छे सर्वेंट की तरह एक्टिंग नहीं करना चाहिए यहाँ पर। खैर कोई बात नहीं, चलो देखते हैं और इंतजार करते हैं आखिरकार कि जिस लड़की से मेरी शादी होने वाली है क्या वो प्रिटी है, क्या वह क्यूट है, और उस तरीके से वह लोग वहाँ पर चलने के लिए तैयारियां चालू कर देते हैं। तभी हमें 2 महीने के बाद का सीन दिखाया जाता है। 2 महीने की जर्नी के बाद वह लोग फैन मैंसन के इलाके में पहुंच जाते हैं, आई मीन कैपिटल पहुंच जाते हैं। कैपिटल पहुंचने के बाद जो उसे चला रहा होता है वो कहने लगता है यंग मास्टर हमारे सामने कैपिटल मौजूद है। और तभी जियान जैसे ही अपने दरवाजे को आई मीन उस पर्दे को खोलकर देखता है तो उसका मुंह फटा फटा रह जाता है, और जहाँ पर उसकी इतनी आलीशान चमकती हुई रोशनी, यहाँ पर रात के समय भी इतनी रोशनी मौजूद है, इतना ज्यादा सुंदर लग रहा होता है देखने में उसको, हर तरफ से चहल पहल मची हुई होती है। और तभी तांग उसके इस तरह के एक्सप्रेशन देखने के बाद क्या लगता है आखिरकार तुम्हारे क्या हुआ, तुम्हें तो शौक ही हो रहे हो। तभी जियान उससे क्या लगता है जैसा मैंने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया था ये वैसी नहीं है,
और तभी तांग उससे कहने लगता है ये बात तो सही है, ये डॉन जुओ से बिल्कुल डिफरेंट है ये जगह। और तब जियान इस जगह को पूरी पूरी को देखता है तो इसको देखकर मन में सोचते कहने लगता है ये पूरी की पूरी जो जगह है वो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत भी है। और तभी हमें किसी बंदे को दिखाया जाता है जो कि एक जगह पर जाता है और उससे कहने लगता है कि जो असासिनेशन हमें मिशन दिया गया था कैपिटल की तरफ से, आई मीन आपकी तरफ से, वो फेल हो चुका है और वह बंदा वापस से कैपिटल में आ चुका है। तो हमें पता चलता है कि ये बात चल रही है वो जियान के लिए चल रही है, वह जियान को मारने में नाकामयाब रहे। और तभी हमें सामने एक लड़की को दिखाया जाता है, उसके बगल में एक डैगर होता है जो कि खून से भरा है और वो लड़की उससे कहने लगती है तो ये तो बुरी बात भी नहीं है, ये चीज़ तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है। और जो लड़की होती है उसके हाथों से खून निकल रहा है और वो इस सिचुएशन को एंजॉय कर रही है भाई। तभी हमें जियान को दिखाया जाता है कि वे फैन मेंशन के सामने खड़ा हो जाता है, उसको देखकर कहने लगता है ये मेंशन तो वाकई बहुत ज़्यादा बड़ा है। तभी एक मेड उसके पास आती है और उससे कहने लगती है जो हमारे लॉर्ड है वे अभी इस मेंशन में मौजूद नहीं है कुछ समय के लिए, और जब वे इस जगह को छोड़कर आई मीन इस मेंशन को छोड़कर गए तो उन्होंने हमें ऑर्डर दिया था कि हम यंग मास्टर की अच्छे से सेवा करें जब वे यहाँ पर आ जाए। तो अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी जरूरत हो तो आप मुझे बुला सकते हैं। ये बात सुनने के बाद जियान मन में सोचते कहने लगता है जैसे ये वाकई में अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, ये मेरे जो फादर है जिससे मैं कभी भी नहीं मिला हूँ, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती जा रही है कहानी। तब हमें जियान को दिखाया जाता है जो कि अंदर जा रहा है और जाते जाते कई ऐसी चीज़ देखता है जो कि टोटली इंडिफरेंट होती है। और मन में सोचते कहने लगता है उन सभी को देखने के बाद ये जगह तो वाकई में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और इतना ज़्यादा बड़ा मेंशन पूरी कैपिटल, और ये जगह तो वाकई में बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जगह होगी, यहाँ की जमीन की कीमत बहुत ज़्यादा है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि इस पूरे की पूरे जो इलाका है यहाँ पर मेरे फादर की जो पावर है उसको देखकर तो ऐसा लगता है ये वाकई में बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और तभी जब जियान कुछ उस जगह से गुजर रहा होता है तो वहाँ के जो लोग होते हैं वो उससे नजरें चुरा रहे होते हैं और एक बंदा वहाँ से गुजर रहा है और तभी हमें कुछ नर्स को दिखाया जाता है, वह भी अपनी नजर झुका लेती है जंग मास्टर को देखने के बाद और इस बात का विश्वास होते हुए कुछ लगने लगता है जियान को यहाँ पर कुछ तो डाउट है और कहने लगता है यहाँ पर जितने भी लोग हैं वो जो जानबूझकर इग्नोर करने में लगे हुए हैं, अवॉइड करने में लगे हुए हैं, जबकि इन्हें पता हुआ है कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, इसलिए शायद खैर इस बारे में मुझे तो कोई घंटा फर्क पड़ने नहीं वाला, क्योंकि यहाँ पर अगर कोई उसका इलेजिटिमेट चाइल्ड है तो उसका जो फादर होता है उसे तो शर्म आनी चाहिए, ऐसा महसूस होना चाहिए, ऐसा सोच रहा है। तभी वहाँ पर जो मेड होती है वो किसी के पास जाकर खड़ा कर देती है और उससे कह लगती है कि जो यहाँ की जो सेकंड लेडी है वह यंग मास्टर का इंतजार कर रही थी, जो आप यहाँ पर इंतजार कीजिए, जो सेकंड लेडी है वो नहा धोकर वहाँ पर जरूर आ जाएंगे आपके पास। आई मीन इसे नहा धोने के लिए मतलब आराम करने के लिए थोड़ी के लिए जगह दे देती है और मेड उससे कह लगते हैं मैं यंग मास्टर को सर्व करने के लिए तैयार हूँ। तभी यंग मास्टर यानी कि जियान उस बॉक्स को नीचे रखता है और अपने आप को पहुंचने लगता है और अपने ही हाथों से अपने आप को पहुंचकर उसे कपड़े को वापस दे देता है और उसका शुक्रिया कहता है। वो मेड देखकर काफी शौक हो जाती है और तभी एक नई मेड आती है और उससे कह लगती है कि सेकंड लेडी ने आपको अपने रूम में बुलाया हुआ है, तो मैं यहाँ पर आपको उनके तरफ से इन्वाइट करने के लिए आई हुई हूँ। और तभी जियान मन में सोचते कह लगता है हाँ मुझे याद आया जो कैपिटल है वो दानजुओ नहीं है, तो यहाँ पर मैं जिस तरीके से इनसे आराम तरीके से बात करने में लगा हुआ इनकी मेड्स, तो इन्हें काफी अजीब लग रहा होगा ये चीज। और तभी वो एक जगह पर खड़ा कर देती है जियान को और उससे कह लगती है कि आप यहाँ पर इंतजार कर सकते हैं। और तभी जियान उस रूम के बाहर इंतजार करना चालू कर देता है और तभी जियान उसको देखकर कहने लगता है कि यहाँ के जो सर्वेंट्स हैं मुझे मेन हॉल में नहीं ले जा रहे हैं, इसका मतलब ये हुआ कि ये मुझे इंतजार करना चाहती है यहाँ पर, और वह इस तरीके से इंतजार करना चालू कर देता है। और इंतजार करते करते काफी समय गुजर जाता है लेकिन वहाँ अंदर से कोई नहीं आता, इसके देखकर उसकी दिमाग की सटक जाती है और कहने लगता है मन में सोचते हुए अच्छा तो यहाँ पर मुझे इंतजार करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जबकि वे सब लोग जानते हैं कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ, तो मुझे जगह दिखाना चाहते हैं, मेरी औकात दिखा रहे हैं। और इसको देखकर वो स्माइल मारता है और उससे कहने लगता है अगर तुम मेरे साथ इस तरीके से खेलना चाहती हो चलो इस तरीके से सही। तभी जो बाकी की जो मेड होती है वो किसी चीज को देखकर कभी शॉक हो गई होती है और सभी का मुंह फटा फटा रह जाता है, क्योंकि जो जियांग चैन होता है जो जियांग होता है वो वहाँ पर एक कुर्सी लेकर उसी घर के सामने बैठ गया होता है, जिसको देखकर मेड कह रही होती मुझे इस बात पर विश्वास नहीं होता कि ये बंदा इस तरह की हरकतें कर रहा है। और तभी जियान को दिखाया तो चेयर को बैठने के बाद कह लगता है ये चेयर तो वाकई बहुत कंफर्टेबल है मेरे लिए। और मेड्स आपस में बात करते हैं उससे कह लगती है हमारे मेंशन के रूल्स के अनुसार जब हमारे एल्डर्स जब तक नहीं आ जाते तब तक यंगर जनरेशन को खड़े रहना चाहिए। आखिरकार ये इतनी ज्यादा कंफर्टेबली यहाँ पर कैसे बैठ सकता है, अगर ये सब सेकंड लेडी ने देख लिया तो ये बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। तभी हमें सेकंड लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम लियो रुओ होता है और वो सेकंड लेडी वहाँ पर आ जाती है और जियान वहाँ पर अपनी कुर्सी पर बैठकर आराम करने में लगा हुआ होता है और वो किसी को आते हुए नोटिस देखता है। तभी जो सेकंड लेडी होती है घर की मेंशन की वो उससे कह लगती है अगर तुम इतनी थक चुकी हो तो तुम्हें आराम कर लेना चाहिए था, लेकिन जो जियान होता है वो उसे भाव नहीं देता और उससे एकदम से कह लगता है आपका हेलो आंटी, तो आप कैसे हो। तभी अंदर जाके दोनों बैठ जाते हैं। तभी जो आंटी होती है सेकंड लेडी होती है उससे पूछ लगती है तो आखिरकार जो दानजियो वो ओल्ड लेडी है वह कैसी है, क्या वह ठीक ठाक है। तभी जियांग उससे कह लगता है कुछ समय पहले की बात, एक असिस्टेंट ने मुझे मारने की कोशिश की थी मेरे घर ही में, लेकिन किस्मत वाली बात है कि वह जो मारने के लिए आया था उसका मिशन फेल हो गया। उसके अलावा बाकी सब ठीक है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आप इतना ज़्यादा कंसर्न दिखा रही है। और जब लेडी इस तरीके से उसकी बातें सुनती है तो उससे क्या लगती है इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि वाकई में इतना बेवकूफ़ नहीं है बंदा। और जियांग भी अपना एक्सप्रेशन बनाते हैं उससे क्या लगता है मैं भी कभी अच्छे से काम करने में लगा हुआ हूँ। और इधर मन में सोचते कहने लगता है ये जो पर्सन है जो लेडी है वो मेरे बारे में कुछ भी एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है, टॉलरेट मतलब झेल नहीं पा रही है,
ये हमेशा मुझे मेरी आइडेंटिटी के बारे में याद दिलाने की कोशिश करने में लगी कि मैं एक इलेजिटिमेट चाइल्ड हूँ। और तब ये बताते कि तुम्हारे जो फादर है वह इस समय पर इंपीरियल हाउस होल्ड में सर्व करने में लगे हुए एक सर्वेंट के तौर पर इंपीरियल हाउस होल्ड अफेयर डिपार्टमेंट में। अब जबकि तुम भी कैपिटल में आ चुकी हो तो तुम्हें भी इंपीरियल एग्जामिनेशन के लिए तैयारियां कर लेनी चाहिए नेक्स्ट ईयर में, या फिर तुम मिनिस्ट्री हाउस होल्ड में डायरेक्टली काम करना चाहते हो। तभी जियान उससे लगता है जैसा मेरे फादर कहेंगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूँ। पर मुझे ये बात नहीं पता है कि जो मेरे फादर है वो कब वापस आने वाले हैं। और तभी सेकंड लेडी उसे बताती है कि तुम्हारे जो फादर है वो जल्दी वापस आ जाएंगे। और दोनों की बातें आगे नहीं बढ़ पा रही होती हैं तो एक माहौल बेकार सा बन जाता है और वो चाय पीने के लिए ऑर्डर देती है। और तभी हमें किसी को भागते हुए आया दिखाया जाता है और जो कोई उससे मना करने लगता है कि स्लो हो जाइए लेडी, स्लो हो जाइए। और तभी कोई दूर से दरवाजा खोलता है तो हमें पता चलता है कि ये और कोई नहीं है, ये बल्कि में वही छोटी लड़की है जो कि को छोड़कर चली गई थी उस समय पर। और वो कहने लगती है ब्रदर तुम यहाँ पर आ गए। और हमें रूडो को दिखाया जाता है जो कि बड़ी हो चुकी है, उससे गुब्बारे बड़े बड़े हो चुके हैं और काफी ज्यादा बवाल लग रही होती है। ये तो कमाल लग रही होती है, माल लग रही होती है। अगर लग रही है तो कमेंट करके जरूर बताना। और तब जब जिया उसको देखता है तो वो भी सरप्राइज हो जाता है और वो आकर अच्छी तरीके से उसका स्वागत करती है सबसे पहले तो, और इस तरीके से झुकती है। तब जो जिया होता है उसे इस तरह से झुकने से मना कर देता है और उससे कहता है तुम इस तरीके से बुलाने की जरूरत नहीं मेरे लिए। तभी हमें किसी को दिखाया जाता है तो हमें एक लौड़े, सॉरी गाइस गलती हो गई, मुंह से निकल गई, इधर उधर फेंक जाता हूँ कभी कभी। तभी हमें एक छोटे से छोरे को दिखाया जाता है जिसका नाम फैन सेज होता है, जो कि आकर उससे कहने लगता है क्या तुम्हारा नाम फैन जिया है। और उससे पूछ लगता है आखिरकार ये बच्चा कौन है। तभी जो रूरू उसे बताने लगती है कि ये बंदा, तभी जो छोटा फैटी होता है वो उससे कहने लगता है मेरा नाम फैन सेज है और मैं इस फैमिली का यंग मास्टर हूँ। और उससे उसकी गालियां देने लगता है जियान से और उससे कहने लगता है अच्छा तो तुम वह बास्टर्ड चाइल्ड हो फैन जियान। यह बात सुनने के बाद जब जियान होता है पीछे मुड़कर देखता है जो सेकंड लेडी होती है वहां से गायब हो जाती है। ये देखकर वह शौक हो जाता है और मन में सोचते क्या लगता है आखिरकार ये कब यहाँ से गायब हो गई। अच्छा तो अब समझ में आया कि इस लड़की ने सबको ये से तभी तैयार करके रखा हुआ था ताकि उसे ये बात पता हुआ कि ये लड़का अभी छोटा बच्चा है, अगर ये इस तरीके से कुछ कह भी देता है तो कोई परेशानी वाली बात नहीं होगी। तो इसने जानबूझकर इसे यहाँ पर भेजा हुआ ताकि ये मुझे इस तरीके से ह्यूमिलेट कर सके। और वो चारों तरफ से जियान के चक्कर लगाता है और उससे लगता है कि तुम्हें ज्यादा बिल्कुल भी इतना ज्यादा इंटिमिडेटिंग ऑरा नहीं लग रहा और तुम कितना कमजोर लग रहे हो, तुम तो वाकई में किसी बास्टर्ड के चाइल्ड हो। ये बात सुनने के बाद जियान की वैसी सटक रही होती है और उससे मन में सोचते क्या लगता है इतना इस बेवकूफ देखो तो जरा। अब मुझे लगता है कि इस जैसे छोटे ब्रदर को जो कि हमारे फैमिली की डिग्निटी को बर्बाद ना करे और ऑफेंडिंग करने के लिए जो जरूरत कर रहा है और फ्यूचर में ऐसा करे ना करे, अब समय आ चुका है कि इसे अच्छा सबक सिखाया जाए मेरी तरफ से। और इतना सोच ही रहा होता है तभी जो रू होती है वो एक लठ लेकर आती है, एक छोटे डंडा टाइप का कुछ होता है उसके हाथों में, उसको लेकर आती है और उससे लगती है कि तुम अपने हाथों को आगे करो। ये देखने के बाद जो सेज होता है वो भी देखकर डर जाता है और वो पीछे मुड़कर देखता है अपने डरावनी चेहरे के साथ। और तभी हमें दिखाया जाता है जो रू होती है डंडे से दिखाते हैं उससे लगती है कि तुमने मेरी बात नहीं सुनी है कि अपने हाथों को आगे करो। और तभी जो सेज होता है वो अपने हाथों को आगे करता है तो जो रू होती है वो डंडे से उसके हाथों को पीटना चालू कर देती है। भाई का दिन बवाल बन गई ये लौंडी हाथों, भाई मजा आ गया भाई इसको देखने के बाद, मजा आ गया कहता है जहर भाई जहर। गाइस यार अब लाइक नहीं किया तो कब करोगे और अब सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कल करोगे। और तभी जो सेज होता है वो रोना चालू कर देता है और उससे क्या लगता है आखिरकार तुम एक आउटसाइडर के होते हो भी मुझे इस तरीके से क्यों मारने में लगी हुई हो। ये जैसे ही सुनती है रू तो वो और उसके हाथों पर मारती है बुरी तरीके से। और तभी सेज होती है उससे मतलब जो रू होती है वो उसको समझाती है और उससे क्या लगती है सबसे पहली बात तो ये है कि ये तुम्हारा एल्डर ब्रदर है और तुम उसे फर्स्ट नेम से नहीं बुला सकते बिल्कुल भी। और दूसरी बात यह है कि तुम्हें अपनी आइडेंटिटी के बारे में ख्याल होना चाहिए और तुम इस तरीके से बात नहीं कर सकते और किसी व्यवहार नहीं कर सकते, समझ में आया। और तीसरी बात यह है कि तुम अपने एल्डर ब्रदर की इस तरीके से डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकते और तुम्हें इसके लिए नेचुरली पनिश किया जाएगा। सही कहा ना मैंने बिग ब्रदर। और भाई जियान ये देखकर कहीं डर जाता है वह भी, और जो सेज होता है वो रोते रोते अपनी मम्मी के पास चला जाता है और वो रोज से क्या लगती है हमेशा ये इस तरीके से चिल्लाता है तो हमेशा मम्मी के पास चला जाता है अपनी, जरा इस बच्चे को देखो तो जरा। तभी जियान उससे कहने लगता है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये हमेशा इस तरीके से हरकतें करता है। तभी रू उसे बताने लगती है कि ये जो पूरा का पूरा जो बच्चा है ना पूरा बिगड़ चुका है, पूरी तरह स्पॉइल हो चुका है तो हम इसका कुछ कर भी नहीं सकते। और जियान मन में सोचते क्या लगता है जरा देखो तो जरा कितना ज्यादा लवली ब्रदर है मेरे पास। तभी नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि दोनों के दोनों आपस में मतलब कुर्सी पर बैठ जाते हैं और आपस में बात करती है और जियान उससे कहने लगता है रू से अगर मैं तुमसे कहूँ तो आखिरकार तुम अपने छोटे ब्रदर को इस तरीके से स्टिक से डंडे से कैसे पीट सकती है उसके हाथों को, वो भी इस यंग मास्टर को। तभी जो रू होती है वो उससे लगता है कि मुझे फादर ने इस बात की परमिशन दे दी है कि इस तरीके इस बच्चे को मैं डिसिप्लिन कर सकती हूँ। तभी जो जियान होता है वो मन में उसके ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि जो सिचुएशन मैं सोचने में लगा होता है ओरिजिनली मेरी एनालिसिस के अनुसार ये तो टोटली डिफरेंट है। तभी जो रू होती है वो उससे कहने लगती है क्या तुम इस घर के उसके बारे में बात कर रहे हो। और तभी जियान उससे कहने लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं इसकी और इस घर की पावर डिस्ट्रीब्यूशन की जो चीज है ना उसके बारे में बात कर रहा हूँ इस फैमिली के। तभी रू से क्या लगती है खैर मैं इस घर में भी अभी भी थोड़ी बहुत पावर तो रखती हूँ कम से कम। तभी जो जियान होता है वो उससे लगता है कि तुम्हारी जो पावर है वो उस मैन के यानी कि तुम्हारे फादर के लायक और डिसलाइक पर डिपेंड करती है। और ये बात सुनने के बाद रू उससे कहने लगती है कि ब्रदर एक बात तुम मत भूलना कि जिस मैन की तुम बात करने में लगी हो मेंशन करने में लगी हुई हो वह तुम्हारे फादर है। और तभी दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है और तभी दोनों के दोनों ये बात सुनने के बाद हंसने लगते हैं और हंसी मजाक करते करते समय गुजर जाता है उन्हें पता भी नहीं चलता। तभी जो रू होती है उससे कहने लगती है
भले ही मैं अपने ब्रदर के साथ काफ़ी समय से लेटर एक्सचेंज करने में लगी हुई हूँ, लेकिन मैंने काफ़ी समय से इस तरीके से किसी से भी बात नहीं की है और मैं इस चीज़ को वाकई में बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। और तभी जियान उससे कहने लगता है कि तुम्हें इस तरीके से देखती हुए अच्छा लगा कि तुम इतने ज़्यादा अच्छी तरीके से रहने में लगी हुई हो। मैं भी तुम्हारे बारे में काफ़ी ज़्यादा चिंता था। तभी रू और उससे कहने लगती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया एल्डर ब्रदर तुम्हारी एडवाइस के लिए। और जैसे कि अब मैं आपको एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि जो फैमिली है वो अभी कुछ समय से काफ़ी ज़्यादा शांतिपूर्ण रही है। और तभी वो ध्यान होता है मन में सोचते क्या लगता है कि मैंने जो पिछले जन्म में अपने चाइनीज ड्रामा देखे थे वो वाकई में यूजफुल है, यहाँ पर काम आ रहे हैं। और बताने लगता है जियान कि मुझे जैसा कि तुम जानती हो कि मैं दानचू में काफ़ी तो दूर था, पर मुझे ये भी पता है जो सेकंड लेडी है यहाँ पर बहुत ज़्यादा हाई स्टेटस है, तो उससे ज़्यादा पंगे मत लेना और ज़्यादा सावधान रहना। और रूरो भी उससे कहने लगती है अच्छा ब्रदर ठीक है। और उससे कहने लगती है आई मीन जियान उससे पूछ लगता है कि तुमने मेरा लेटेस्ट जो लेटर मैंने भेजा था क्या तुम्हें वह मिला। तभी जो रूरो होती है उससे कहने लगती है हाँ मुझे मिल तो गया था यस्टरडे कल रात को, और वो जो लेटर है मुझे एक ब्लैक मैन के द्वारा भेजा गया था और मैं उस वक्त काफी ज्यादा डर गई थी और काफी शॉक, मुझे लगा था कि वह बंदा बहुत ज्यादा बुरा है। और तभी जियान उससे कहने लगता है जिस रीजन के कारण मैं कैपिटल में आया हूँ मुझे लगता है कि तुम्हें इसके बारे में नहीं पता है। सही कहा। लेकिन जो जो रू होती है वो उससे कहने लगती है मुझे पता है इसके बारे में। यही बात जियान को पता चलती है वो और भी ज्यादा शॉक हो जाता है। तभी जियान जो रू होती है उससे कहने लगती है खैर सभी को इस बारे में पता हुआ है। ये बात सुनने के बाद और ज्यादा शॉक हो जाता है कि इसके मैटर के बारे में सबको पता हुआ है, बस इसे ही नहीं पता था। और ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो उससे कहने लगता है मुझे लगा था कि जो मैटर है वो बहुत ज्यादा सीक्रेट होगा, जबकि मुझे फादर ने इतने ज्यादा सीक्रेटली बुलाया हुआ है, पर्सनली बुलाया है मुझे यहाँ पर। और तभी रू से बताने लगती है कि यहाँ पर जितने भी कैपिटल में फैमिलीज है, बड़ी बड़ी फेमस फैमिलीज है, वह इस बात को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस थे आखिरकार जो सिनियान बाओ का जो इलेजिटमेट चाइल्ड है वो आखिरकार कैसा बंदा होगा जो कि कैपिटल में आने वाला है। तभी जियान उससे कहने लगता है कि कैपिटल में मुझे ज्यादा लोग नहीं जानते हैं, तो आखिरकार वो मेरे को लेकर इतना ज्यादा क्यूरियस क्यों है। तभी जो रू होती है उससे कहने लगती है क्योंकि जो तुम्हारे फादर हैं जिस लड़की से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं वह बहुत ज्यादा फेमस है इस जगह पर। तभी जियान उससे कहने लगता है अच्छा अब मुझे समझ में आया, जिस लड़की से मैं शादी करने वाला हूँ वह प्राइम मिनिस्टर की डॉटर है मिस लिन। ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये बात तो सच है। तभी जो रू उससे कहने लगती है सिर्फ इतनी सी बात नहीं है, वो जो लड़की है वो वाकई में बहुत ज्यादा बीमार है। तभी हमें नानकुन किंगडम के बारे में बताया जाता है जो कि एज ऑफ प्रॉस्पेरिटी में जा चुका है और 10 सालों से यहाँ का जो मौसम है वो काफी ज्यादा अच्छा रह रहा है और यहाँ की जो किसान वगैरह खेती वगैरह क्रॉप्स वगैरह धान वगैरह सब कुछ अच्छे से निकल रही है और अच्छी तरीके से पीस शांति भरा तरीके से 10 साल गुजर गए। और तो और ये पूरे की पूरे देश इस नेशन में वेस्ट रूरल्स भी रहे हैं हिस्ट्री में, लेकिन सबसे ज्यादा करप्ट बड़चुरी भी रही भी है सबसे ज्यादा समय में पूरे हिस्ट्री में इस समय में। और सबसे ज्यादा करप्ट कोई और बंदा नहीं है बल्कि मैं यहाँ का प्राइम मिनिस्टर है इस समय का, जिसका नाम लिन रूओफू है, जिसका जो जन्म था वो गरीबी में हुआ था और किसी भी नोबल से इसका कुछ भी लेना देना नहीं था, लेकिन इसने अपनी मेहनत के दम पर अपने स्टेटस को क्लाइम किया और इतने सालों की मेहनत के बाद हाई पोजीशन पर पहुंच गया है। इसको देखकर तो ऐसा लगता है कि ये एक प्रिंसिपल्ड वाला बंदा है बाहर से, लेकिन जब इसके अंदर के बारे में पता चलेगा ना तो एकदम से शॉक हो जाओगे, ये एक नंबर का डेविल बंदा है। और जियान जब इस बात को सुनता है तो कहने लगता है आखिरकार इस जैसे कनिंग बंदे की इलेजिटमेट डॉटर कैसे हो सकती है और आखिरकार इसने उस लड़की को अपने वीकनेसेस क्यों नहीं बनाया। तभी जो रू होती है उससे बताने लगती है ये बात तो सही है, ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात है चाहे जिस तरीके से तुम इस चीज को देखो। और जबकि इसकी जो इलेजिटमेट डॉटर होने के बाद की जो न्यूज है वो डायरेक्टली पैलेस से आई थी। ये बात सुनने के बाद जियान कहने लगता है क्या पैलेस से, क्या तुम उस बंदे की बात कर रहे हो जो कि ड्रैगन चेयर पर बैठता है। और तभी रू से बताने लगती है कि जो न्यूज है जो कि डायरेक्टली पैलेस से आई थी इसी कारण से, तो कुछ लोग हैं भाई ये लोग सोचते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर है उन्होंने हिज मैजेस्टी को गुस्सा दिला दिया है, लेकिन अचानक से जो एम्परर थे इस मैटर में घुसे बीच में अपनी टांग अड़ाई और इस मैटर को वहीं पर खत्म कर दिया था। लेकिन उस बात को तो छोड़ो, तुम्हारी जो रिएक्शन है ब्रदर वो अनएक्सपेक्टेड है। तुम्हें इस बारे में पता हुआ कि जिससे तुम्हारी शादी होने वाली है वह इलेजिटिमेट डॉटर है और तुमने फिर भी किसी प्रकार का रिएक्शन नहीं दिया। तभी जियान उसको सोचते हुए बताने लगता है रिएक्ट बात तो सही है, मैं भी इस ऐसे बंदे से मिलने का इंतजार नहीं कर सकता। आखिरकार मेरा फादर इस तरह की फांसी अरेंज करने का क्या इंटेंशन हो सकते हैं और क्या इरादे हैं इसके। और तभी बाहर से आवाज आती है कि लॉर्ड वापस आ चुके हैं और जियान वहां से जाते हुए उससे कहने लगता है कि तुम मुझे कैपिटल का नजारा किसी दिन फिर दिखा और अपने पुराने समय की तरह घूमने चलेंगे बाद में। और वो रू भी मान जाती है और तभी हमें दिखाया जाता है उस मेंशन का जो लॉर्ड है जाने की जियान का फादर वहां पर पहुंच जाता है और उसका नाम काउंट सिनान होता है। और तभी उसके सामने जियान आ जाता है और खड़े होकर एक दूसरे को घूरना चालू कर देते हैं दोनों और कुछ भी नहीं कहते। और तभी उसमें से पीछे सर्वेंट आता है और उससे लगता है हे माय लॉर्ड, ये यंग मास्टर है जो इसका आप इंतजार करने में लगे थे। और तभी जो सिनान होता है उसको कहने लगता है कि तुम मुझे फॉलो करो। तभी नेक्स्ट में दिखाया जाता है कि एक छोटे से कमरे में वह पहुंच जाते हैं और जो लॉर्ड होता है जो सिनान होता है उसका फादर उससे कहने लगता है तुम बिल्कुल अपनी मदर की तरह दिखते हो। ये बात सुनने के बाद जियान कहने लगता है हाँ बात तो सही है। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि डांजन में इतने सालों तक तुमने जिंदगी गुजारी है, तुम्हारी जिंदगी कैसे रही, तुम कैसे अपनी जिंदगी को काटा है तुमने। तभी जियान उससे कहने लगता है कि जब तक मुझे मारने के लिए एक असैसिन नहीं आया तब तक तो ठीक थी। तभी उसका फादर उससे पूछने लगता है कि तुम्हें जिस रीजन के लिए यहाँ पर बुलाया गया है तुम्हें इसके बारे में पता ही होगा। तभी जियान उससे कहने लगता है हाँ बात तो सही है। तभी उसका फादर पूछने लगता है कि तुम्हें इसके लिए रॉन्ग मतलब बुरा महसूस हो रहा है। तभी जियान उससे डायरेक्टली मना कर देता नहीं, मैं बस यहाँ पर कैपिटल में आया हूँ घूमने के लिए
और मैंने ऐसा आपसे कभी भी नहीं कहा कि मैं इस बात के लिए एग्री हूँ किसी से शादी करने के लिए मिसलिन से। ये बात सुनने के बाद वो कविता सीरियस हो जाता है और उससे क्या लगता है, क्या तुम्हें पता भी है कि जो मैरिज तुम्हारे लिए सेट की गई है उसका मतलब क्या है? तो वो भी गुस्सा हो जाता है, वो भी भारी आवाज में कहने लगता है जियान भी कि फैमिली लाइन को बढ़ाने के अलावा जो हमारी जो फैमिली है वह इस चांस को एक्सेप्ट करना चाहती है, पाना चाहती है, हासिल करना चाहती है, ताकि उसकी जो पहुंच है वो पैलेस तक पहुंच सके। और वहां पर सन्नाटा छाया था ये बात सुनने के बाद, और उसके जो फादर है वो स्माइल मारते हैं और उससे कहने लगते हैं काफी ज्यादा, बहुत ज्यादा अच्छी बात है कि कम से कम तुम अपना गुस्सा तो दिखा रहे हो, इतने सालों का गुस्सा अब मुझ पर दिखाते रहे, कम से कम कुछ तो रिएक्शन है। ये बात सुनने के बाद जियान भी सरप्राइज हो जाता है जैसे, और उसका फादर उससे कहने लगता है मैं तुम्हारी न्यूज डांजुओ से हमेशा सुनते हुए आ रहा हूँ, और मैंने सुना था कि तुम में बिल्कुल भी किसी प्रकार का कोई भी गुस्सा नहीं है मेरे खिलाफ। मेरे बच्चे, तुम बस 16 साल के हो इस समय, अगर तुमने अपने इमोशन को इस तरीके से सप्रेस करके रखा तो फ्यूचर में ये वाकई में तुम्हारे लिए कभी तो परेशानी वाली बात हो जाएगी, और ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहता। ये बात सुनने के बाद जियान उससे कहने लगता है एक बात मैं तुम्हें पहले बताने देता हूँ फादर, मैं अपनी लाइफ को तुम्हें बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं करने दूंगा। और तभी उसको कुछ पेपर पढ़ते हो, मतलब बुक पढ़ते हो, कहने लगता है कि मेरे पास इसके डिजायर करने के अलावा कोई चारा भी नहीं बचा हुआ है, लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए हमें एक अलायंस बनानी पड़ेगी तुम्हारे शादी के द्वारा, एक मैरिज के द्वारा प्राइम मिनिस्टर और हमारी फैमिली के बीच में, वो भी इस शादी के द्वारा ही ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और इस मैटर के बारे में मैं तुमसे कोई बात नहीं सुनना चाहूंगा। और ये बात सुनने के बाद ये ध्यान उससे कहने लगता है तुम ट्राई कर सकते हो, और दोनों के बीच में सन्नाटा छा जाता है। तभी उसका फादर उससे कहने लगता है कि तुम आखिरकार इस मैटर को समझते क्यों नहीं हो चाइल्ड, तुम्हें तो पता ही होगी जो मिस लिन है वो काफी ज्यादा जेंटल है, काफी ज्यादा अच्छी है, और काफी ज्यादा नॉलेजेबल है, और काफी ज्यादा रीजनेबल भी, और काफी ज्यादा अच्छी मैच भी है तुम्हारे लिए, और हमारे उस लड़की के स्टेटस की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, और मैरिज के द्वारा पाया गया स्टेटस भी हमारे फैमिली को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और तुम्हें लगता है कि इस लिल रुओ जैसा मैटर है वो हमारे लिए कुछ फर्क भी पड़ता है उससे? ये बात सुनने के बाद जियान को कुछ भी समझ में नहीं आता, और उससे क्या लगता है क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं अपने बच्चों का इस्तेमाल करूंगा अपने स्टेटस को बचाने के लिए? ये बात देखने के बाद जियान कहने लगता है कि इसका जो डेमेनर और इसका जो कहने का तरीका है, जो टोन है, वो झूठी तो नहीं लग रही। तभी जियान उससे पूछ लगता है अच्छा तो मुझे बताओ आखिरकार मुझे इससे शादी करने की जरूरत है फिर? और तभी अपना सर हिलाता है, उससे कहता है क्योंकि तुम्हें पता ही होगा जो मिस लिन की जो मदर है वो एक प्रिंसेस है, और तुम्हें ये बात जान लेनी चाहिए कि जो एम्परर की यंगेस्ट सिस्टर है वह, और जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है उन्होंने कभी भी शादी नहीं की है, और बल्कि मैं सीक्रेटली रॉयल बिजनेस को मैनेज करने में लगी हुई है, और वो पूरे नेशन को सीक्रेटली बहुत ज्यादा एंडलेस मनी प्रोवाइड कराने में लगी हुई है पूरी रॉयल फैमिली को। अब तुम्हें समझ में आई ये बात कि आखिरकार जो मिस लिन से उसकी शादी तुम्हारी क्यों जरूरत है? अगर तुम्हारी शादी मिस लिन से कर दी जाए तो क्या इंपॉर्टेंट है इसकी? और तभी उसे समझ में आ जाती है, और उससे क्या लगता है अब समझ में आई मेरे को बात। तभी जियान मन में सोचते क्या लगता है जो प्राइम मिनिस्टर है उसका प्रिंसेस के एल्डेस्ट प्रिंसेस के साथ अफेयर चल रहा था, तो अब मुझे समझ में आया कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन पर कैसे पहुंचा, वो भी इतनी आसानी से। तो अब समझ में आया ये इतना ज्यादा ठरकी टाइप का बंदा था, चालाक बंदा जो ठहरा, उसने वहाँ की एल्डेस्ट प्रिंस को ही पटा लिया, प्रिंसेस को ही पटा लिया, और कांड कर दिए और बच्चा भी कर लिया। समझ में आया? और तभी उसके फादर उससे कहने लगता है कि तुम जानते हो जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है उसकी सिर्फ एक ही डॉटर है, और हमारे जो हिज मैजेस्टी उन्होंने पहले से डिसाइड कर लिया है कि जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है वह रॉयल फैमिली के बिजनेस को संभालेगी। दूसरे शब्दों में कहा जाए कि जो भी मिस लिन से शादी करेगा वो सारा का सारा रॉयल बिजनेस ले लेगा। ये बात सुनने के बाद जो जियान होता है वो उससे कहने लगता है रॉयल फैमिलीज के जो बिजनेस है जो एल्डेस्ट प्रिंसेस के द्वारा मैनेज किया जा रहा है वह एक समय पर ये फैमिली का बिजनेस हुआ करता था। और तभी उसका फादर खड़ा होता है और उससे क्या लगता है तुमने बिल्कुल सही कहा, और वह बिजनेस तुम्हारी मदर को ओरिजिनली बिलोंग किया करता था। और तभी जो जियान होता है वो अपना सर झुकाता है और उससे क्या लगता है कि जो मेरे फादर है वो वाकई में बहुत ज्यादा दूर की सोच सकते हैं और देख सकते हैं, और मैं इस बात के लिए अपने फादर को एडमायर करता हूँ। लेकिन एक बात बताइए फादर, क्या आप इस बात को लेकर श्योर हो कि मैं अपनी मदर का जो बिजनेस है उसको वापस ले सकता हूँ इस तरीके से? तभी उसका फादर उससे क्या लगता है हाँ ऑफ कोर्स मेरे पास और भी तरीके हैं, और जैसा कि तुम्हें पता ही होगा तुम इस बात को मत भूलना कि तुम्हारा जो फादर है कि वो ट्रेजरी में ऑफिशियली तौर पर काम करता है, और मैं फाइनेंस अफेयर को भी मैनेज करता हूँ। लेकिन वो कमीना जो प्राइम मिनिस्टर लिन रुओफू है उसके दिमाग में इस मैरिज को लेकर कुछ ना कुछ डाउट तो जरूर है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम इस कैपिटल में कुछ ऐसा कर दिखाओ जिससे कि तुम्हारी वर्थ प्रूव हो सके यहाँ पर। तभी उस जियान होता है उसकी ये बात सुनने के बाद कहने लगता है कि आखिरकार वे बंदा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग अलायंस को मना क्यों कर रहा है। तभी उसका फादर उसे बताने लगता है कि जो हमारा फैन क्लैन है वो इस कैपिटल में सबसे ज्यादा ग्रेटेस्ट हाउस है, और जो लिन रुओफू है वो बड़े फर्चरी का हेड है, और ये वाकई में बहुत ज्यादा अजीब बात हो जाएगी कि दो बड़ी बड़ी फैमिलीज आपस में मैरिज के थ्रू कनेक्टेड हो रही है। लेकिन लिन रुओफू को इस बात का डाउट होने में लगा हुआ है इस चीज के होने कारण कि जो हिज मैजेस्टी है वो इसके कामों में ढका लड़ाएंगे और इस पर शक करेंगे, और ये सब कुछ इंटेंशन किया जा रहा है, और इसके इरादों पर डाउट कर रहे हैं जो मैजेस्टी है एम्परर है, और ये भी डाउट कर रहा है कि इसके जो यंग सबॉर्डिनेट्स है वह सब लोग डिसलॉयल हो जाएंगे इसके तौर पर। लेकिन बच्चे तुम एक बात को याद रखना कि तो हमारे बीच की जो कन्वर्सेशन है इसको सीक्रेट ही रखना, क्योंकि रॉयल फैमिली की जो सीक्रेट है उसके बारे में बात करो तो तुम्हारी जो लाइफ है वो भी खत्म हो सकती है। ये बात सुनने के बाद जियान वहाँ से जाता है और उससे लगता है मुझे इसके बारे में पता हुआ, मैं भी इस बारे में ज्यादा क्यूरियस नहीं हूँ इतना कि मैं अपना सर ही खो दूं, क्योंकि आपको तो पता ही होगा कि मैं मौत से कितना ज्यादा डरता हूँ। और तभी जियान को दिखाया तो जो कि लेटा हुआ होता मन में सोचते कह रहा होता कि आज की कन्वर्सेशन जो कि मेरे फादर के द्वारा की गई थी मेरे द्वारा,
इससे पता चलता है कि मेरे फादर के दिल में मेरे लिए जेन्युइन फीलिंग्स है। लेकिन फिर भी क्या मैं किसी ऐसे लड़के से शादी करने वाला हूँ जो कि बीमार लड़की है? लेकिन अब मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि जैसे कि मैं उस लड़की को मैनिपुलेट करने में लगा हूँ और उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। ये वाकई में मुझे बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है दिल से। कितनी ज़्यादा पिटीफुल है वो। और वो उसी बॉक्स की तरफ दिखने लगता है दूसरी तरफ, और बॉक्स की तरफ देखते हो क्या लगता है आखिरकार इस बॉक्स को खोलने की चाबी कहाँ मिलेगी मुझे। खैर भूल जाओ, आज मुझे काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिल चुकी है और मेरा सर घूमने में लगा हुआ है। सबसे पहले आराम करता हूँ, सो जाता हूँ, और इस तरीके से सो जाता है। तभी हमें उसके फादर को दिखाया जाता था जो कि चांद को देखने में लगा हुआ है, और मन में सोचते कह रहा होता है कि जाओ ये जी, तुम्हारा जो बच्चा है वो बड़ा हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट है और काफ़ी तो कॉन्फिडेंट है, इतनी ज़्यादा जवान एज में भी। जब तुम हुआ करती थी जवानी में वैसा ही बिल्कुल। जो चैन पिंग था इस बात के लिए अगेंस्ट में था जो जियान है वो कैपिटल में आ जाए। लेकिन फिर भी जब पिंग वेकेशन पे गया तब मैंने जियान को यहाँ पर चुपके से बुला लिया है, क्योंकि मुझे इस बात की गारंटी दे दी गई है किसी के द्वारा कि ये फैमिली की जो प्रॉपर्टी है वो डेफिनेटली फैंस यहाँ पर वापस चली जाएगी। तुम्हें ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस पूरी कंट्री में इसमें कितनी भी हिम्मत नहीं है कि वो जियान को चोट पहुंचा सके। और तभी नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है कि एक कैरेज में जो जियान की जो सिस्टर होती है रुओ और जो सेज होता है वह तीनों के तीनों बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। लेकिन जो रुओ होती है उसका अच्छे से ख्याल रखकर ब्रदर को कुछ खिला रही होती है। देखकर जुओ की सेज की जल रही होती है, और जलते जलते वो मन में सोचते कह रहा होता है यहाँ तक मेरी जो सिस्टर है वो मार्शल आर्ट में एक नंबर की एक्सपर्ट है और ये तो काफी तक फेमस है इस एस्ट्रोक्रेसी में। और दूसरे लड़का कोई भी इससे बात करे तो वो मतलब एकदम बर्फ की मूर्ति बन जाती है, उसका एटीट्यूड ऐसा है। और जितने भी नोबल मैन है वो अपने दांत पीसकर वापस चले जाते हैं जब भी इसे बात करते हैं। लेकिन जरा इस फैंस जियान को देखो तो जरा, कैसा हो सकता है कि इस फैंस जियान में सच में किसी प्रकार की स्पिरिचुअल एबिलिटीज है क्या? तभी जो सेज होता है उससे लगता है फैंस जियान मेरी सिस्टर के सेक के लिए मैंने एक एक्सेप्शन बनाया और तुम्हें यहाँ पर घुमाने के लिए ले आया। तभी इसकी ये बात सुनने के बाद जियान उससे लगता है कर तुम हमें फॉलो क्यों कर रहे हो बच्चे? ये बात सुनने के बाद सेज की सड़क जाती है और उससे लगता है तो बच्चा किसे कह रहे हो? तुम्हें ये बात पता होना चाहिए कि मैं इस जियान फैमिली का फैन फैमिली का राइटफुल यंग मास्टर हूँ, लेजिटिमेट यंग मास्टर हूँ। ये बात सुनने के बाद जियान उससे लगता है कि तुम्हें पता नहीं, अगर तुम इस तरीके से दुनिया को बताओगे तो तुम्हारे जो स्टेटस है वो वाकई में जो क्लास है वो वाकई में लो जाती है, और तो और तुम्हें और तो स्कैमिंग बनना पड़ेगा अगर तुम इस बात से डर लगता है कि मैं तुम्हारी फैन फैमिली तुमसे ले लूंगा। ये बात सुनने के बाद सेज रोना चालू कर देता है और वो सिस्टर के पास जाता है और उससे कहने लगता है सिस्टर ज़्यादा देखो तो जरा ये मुझे बुली करने में लगा हुआ है। लेकिन जो रू होती है उसको वहीं पर रोक देती है और अपने पास आने से मना कर देती है। और इस तरीके से वह कहीं से गुजर रहे होते हैं और किसी चीज़ की स्मेल आती है इस चीज़ को, और वो कहने लगता है कितनी ज़्यादा अच्छी स्मेल आने में लगी हुई है, क्या यहाँ पर कोई अच्छा रेस्टोरेंट है यहाँ पर आसपास? तभी यहाँ पर जो ड्राइवर होता है उसे बताने लगता है कि मैं यंग मास्टर को बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक आसपास या हमारे फ्रंट में एक रेस्टोरेंट है तो आप वहाँ पर कुछ भी खा सकते हो। तभी यहाँ पर एक ग्रैंड मास्टर के पास आती है। वो सीन तो बात का है। तभी वो लोग उतरते हैं और उस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगते हैं, और सेज भी होता है वो अपनी सिस्टर रूरू को लेकर वहाँ पर अपने हाथ को पकड़ वहाँ पर ले जा रहा होता है, और पीछे खड़ा रह जाता है वो अकेला बंदा यानी कि जियान। और जिस वक्त जियान अकेला खड़ा रह जाता है तभी एक बुढ़ी लड़की आके पास आती है और उससे पूछ लगती है क्या तुम ये बुक्स खरीदना चाहोगे? और ये सारी की सारी जो बुक्स हैं वे अभी के अभी 8th ब्यूरो के द्वारा सेंसर नहीं की गई हैं। और जब जियान उन बुक्स को देखता है तो वो कभी सरप्राइज हो जाता है और उससे पूछने लगता है क्या जो बुक्स हैं वो जैपनीज है या वेस्टर्न है? लेकिन उस बुढ़िया कुछ भी समझ में नहीं आता, और तभी वो बुढ़िया बताने लगती है कि जो सारी की ये बुक्स है ना वो इस समय की सबसे ज्यादा फेमस और सबसे ज्यादा पॉपुलर नोवेल है अभी की, तुम इसे ले सकते हो रीड करने के लिए जिससे पहले की सारा सोल टूटा जाए। और तभी जैसे ही जियान उस बुक्स को देखता है तो वो सरप्राइज होता है और लगता है जरा एक मिनट रुको, ये बुक क्या ये जो वो है बुक नहीं है ड्रीम ऑफ द रेड चैम्बर जिसे मैंने एक समय पर रू को दिया था? और इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। आई होप हमारा पार्ट आप सभी को पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। अगर नेक्स्ट चैप्टर आते हैं तो हम उसको आपके लिए एक्सप्लेन जरूर करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, साइनिंग आउट।